सो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन ऑफ एसए 501। इसमें हम एसए 501 कवर करेंगे जो कि आप कह सकते हो शगुन का एसए। ठीक है सर। इसमें सर हम क्या करते हैं, ऑडिट एविडेंस की बात करते हैं जैसे 500 में था, बट यहां पे स्पेसिफिक कंसिडरेशन देंगे फॉर सम सिलेक्टेड आइटम्स। तो आप इसको बोल सकते हो ऑडिट एविडेंस एससी फॉर एसआई। एससी फॉर एसआई का मतलब है स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सम सिलेक्टेड आइटम। अब सर ये कौन से सिलेक्टेड आइटम है, इनकी क्या कंसिडरेशन? तो मैंने कहा 3 आइटम्स कवर करेंगे, इन्वेंट्री, लिटिगेशंस एंड क्लेम्स और सेगमेंट इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री के केस में हम यहां पे फोकस कर रहे हैं एग्जिस्टेंस और कंडीशन, यानी सर जो बाकी असर्शंस होती है इन्वेंट्री की, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ यहां पे एग्जिस्टेंस और कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। ऐसी लिटिगेशंस एंड क्लेम्स में कंप्लीटनेस देखेंगे, सेगमेंट इंफॉर्मेशन में डिस्क्लोजर देखेंगे। अब इन्वेंट्री पे भी ये ऐसे कब लगेगा? व्हेन इट इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बेसिक सी बात आपको समझनी है। अब मुझे बताओ इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस कब देखेंगे? सर जब इन्वेंट्री का काउंट हो रहा है वहां पे जाके अटेंडेंस लगा दो। जब इन्वेंट्री का काउंट हो रहा है वहां पे जाके अटेंडेंस लगा दो। तो फॉर एग्जांपल लेट से हमारे पास एक फर्म है जिसका नाम है जेठा एसोसिएट्स। इसका मैनेजर है मिस्टर जेठालाल, इसका आर्टिकल इंटर्न है गोली, और इनको इन्वेंट्री काउंट किसका करना है? बबीता प्राइवेट लिमिटेड। वहां पे इन्वेंट्री क्या है सर? बबीता जी के फेवरेट कोलकाता के फेवरेट रसगुल्ला, कोलकाता के फेवरेट रसगुल्ला। तो यहां पे इन्वेंट्री है रसगुल्ले की। ठीक है सर। तो मैंने कहा अगर आपको रसगुल्ले की इन्वेंट्री पे कंफर्ट चाहिए कि भाई ये एग्जिस्ट करती है, इसकी कंडीशन देखनी है, तो हम क्या करेंगे? अटेंड करेंगे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल। अब सर अटेंड कौन करता है? जब भी इन्वेंट्री काउंट जैसे काम होते हैं, मेहनत का काम होता है, तो मैनेजर अपने घर पे बैठता है, मैनेजर अपनी फर्म में बैठता है, आर्टिकल इंटर्न जाता है इन्वेंट्री काउंट के लिए। ठीक है सर। तो हमारे केस में गोली इन्वेंट्री काउंट के लिए गया, तो सबसे पहले इन्वेंट्री काउंट का काम किसका है? ऑडिटर का या मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का काम है कि जितनी भी इन्वेंट्री है सबको प्रॉपर्ली काउंट करे और उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको रिकॉर्ड करे इन द अकाउंटिंग बुक्स। तो ये कहता है मैनेजमेंट का जो काउंट के इंस्ट्रक्शंस हैं, जो मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स हैं, उनको इवेल्युएट करना, क्या इनके प्रॉपर प्रोसीजर्स है कि नहीं। देन ऑब्जर्व करना कि वो प्रॉपर्ली काउंटिंग कर रहे हैं कि नहीं। तो गोली भी यही कर रहा था। गोली भी मस्त कैबिन में बैठा हुआ था, इनके इंस्ट्रक्शन देख रहा था, ओ ये ऐसे काउंट करेंगे, फिर ऑब्जर्व कर रहा था कि ठीक से काउंट कर रहे हैं कि नहीं। तभी जेठा अंकल का कॉल आया। और गोली से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो ये बोलता है बैठ के काउंट इंस्ट्रक्शन देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो जेठा अंकल ने इसको कुछ मस्त बातें बोली जो मैं आपको यहां रिवीजन में नहीं बता सकता। तो ये क्या किया? ये भी बाहर गया, इसने भी कुछ इन्वेंट्री इंस्पेक्ट करनी शुरू करी, इसने भी कुछ टेस्ट चेकिंग करी, इसने भी कुछ इन्वेंट्रीज को सैंपल बेसिस पे देखा। तो ध्यान रखना 4 चीजें क्या करेंगे सर? अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। 2 चीजें जो कैबिन में बैठ के क्या करनी है? मैनेजमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर है उनको इवेल्युएट करो, फिर ऑब्जर्व करो ये लोग ठीक से काउंट कर रहे हैं कि नहीं। एंड 2 चीजें जो बाहर जाके करनी है, इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री एंड परफॉर्म टेस्ट काउंट। जब ये पूरा का पूरा कारवां हो जाए तो आप क्या करोगे? वी विल परफॉर्म द प्रोसीजर्स ओवर फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स टू चेक क्या ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में 100 क्वांटिटी थी, एक्चुअल रिजल्ट में 95 मिली, तो मुझे बताओ फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में कितनी जाएगी? 95, बिकॉज दैट वाज द एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट। ठीक है, गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो यहां आपका जो इन्वेंट्री को लेके बेसिक प्रोसीजर्स हैं जो एमटीपी में 20 में भी आईसीआई ने पूछ रखे थे, ये कवर हो जाते हैं। इसी को लेके आईसीआई ने कुछ बेसिक पॉइंट्स दे रखे जो ऊपर वाले पॉइंट ही हैं कि आप इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करो, देखो उसकी क्या एग्जिस्टेंस और कंडीशन है। कुछ टेस्ट काउंट आप भी कर सकते हो, प्लस आप ऑब्जर्व करो क्या लोग मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स को ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, प्लस जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं इन्वेंट्री काउंट के, क्या ये प्रॉपर उस पर कंट्रोल रख रहे हैं कि भाई सपोज अगर क्वांटिटी कम है तो उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, वो आपने देखते हुए चलना है। अब एक बात बताना, अगर मैनेजमेंट की काउंटिंग रिलायबल है, अगर मैनेजमेंट रिलायबली चीजों को काउंट कर रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इनके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं? हाँ सर, इनके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, इनके प्रोसेसेस अच्छे, तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आपको काम आएगा। प्लस अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को कम कर सकते हो। तो यहां पे जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है उसको भी आप कहीं ना कहीं रिस्क असेसमेंट के बेसिस पे हैंडल करके चल सकते हो। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बस आपने रीड और समझ के चलना है। अब सर अगला सवाल, मैटर्स रेलिवेंट टू प्लान द अटेंडेंस ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। सारे बच्चे मुझे बताना, अगर मैं इन्वेंट्री काउंट के लिए जा रहा हूं, उसकी प्लानिंग कर रहा हूं, तो क्या क्या मैटर्स कंसीडर करने हैं? सर बड़े सिंपल है। सपोज मैं गोवा जा रहा हूं और गोवा में इन्वेंट्री काजू की, तो मैं क्या क्या करूंगा? सबसे पहले गोवा की लोकेशन देखूंगा, किस लोकेशन पे इन्वेंट्री काउंट हो रहा है। हाँ सर,
फिर सारी इन्वेंट्री काउंट नहीं करूंगा, जिस लोकेशन पे मटेरियल इन्वेंट्री है, वैल्यू मटेरियल है, सिर्फ वहीं काउंट करूंगा। फिर मैं देखूंगा वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या है, क्या गलती होने के चांसेस वगैरह है, ठीक है सर। जहां लगता है ज्यादा गलती होने के चांसेस है वहां टेस्टिंग थोड़ी ज्यादा करूंगा। फिर मैं देखूंगा नेचर ऑफ द इन्वेंट्री, सॉलिड इन्वेंट्री है, लिक्विड इन्वेंट्री, हाउ इज द नेचर ऑफ द इन्वेंट्री, ठीक है सर। देन मैं देखूंगा वहां के कंट्रोल, जो इनके इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू द इन्वेंट्री, वो समझूंगा। अगर कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव, तो ऑब्वियस सी बात है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगी, ठीक है सर। और हमने यहां पे क्या सीखा सर, इसके अलावा हम यहां पे देखेंगे मटीरियलिटी, मैंने कहा वो तो हो गया। और बताओ सर मैनेजमेंट के क्या प्रोसीजर्स हैं, मैनेजमेंट के क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या उन्होंने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अपने स्टाफ को काउंटिंग करने के लिए, ठीक है सर। और क्या देखते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, स्टेजेस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। स्टेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस देखना जरूरी क्यों है, स्टेज ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस देखना जरूरी क्यों, क्योंकि इसका इंपैक्ट वैल्यूएशन पे आता है। और फिर ये कहता है टाइमिंग देख लेना, सुबह जाना है, शाम को जाना है, रात को जाना है, प्लस क्या ऐसी इन्वेंट्री तो नहीं जहां आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़े। तो ये आपने कुछ बेसिक से पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। इनको हम कैसे याद करते हैं सर, बड़ा सिंपल है, एल से लेके टी तक आपको अल्फाबेट आने चाहिए। फटाफट मुझे सारे पॉइंट्स रिकॉल करा दो। एल से टी तक क्या क्या पॉइंट थे, एल फॉर लोकेशन, एम फॉर मटीरियलिटी, एन फॉर नेचर ऑफ द इन्वेंट्री, सॉलिड इन्वेंट्री, लिक्विड इन्वेंट्री, किस तरह की इन्वेंट्री है। फिर उसके बाद हमने बात की थी ओ फॉर कंट्रोल। फिर सर ओ के बाद क्या था, पी से हमने देखा था परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, और क्या इनके प्रोसीजर्स है, क्या इन्होंने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए इन्वेंट्री काउंट के लिए। क्यू से कुछ नहीं होता, आर से रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, एस से स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस, एंड टी से टाइमिंग ऑफ द इन्वेंट्री काउंट एंड वेदर द एक्सपर्ट इज नीडेड। इसी के ऊपर हमने आईसीआई का एकदम धुआंधार क्वेश्चन भी करा था। सारे बच्चे आ जाओ जल्दी से, कम ऑन एवरीवन, कम टू योर क्वेश्चन बैंक। आ गए सर। क्वेश्चन नंबर 1 वाज वेरी इजी क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे देखते हैं, तो जो प्रोसीजर्स मैंने आपको बताया वही आ जाएंगे, ठीक है सर। क्वेश्चन 2 इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन की जब भी प्लानिंग करोगे इन्वेंट्री काउंटिंग की तो क्या मैटर्स कंसीडर करोगे, तो जो एल से लेकर टी तक बताया सारे पॉइंट्स आ गए। मसाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, आ जाओ मेरे साथ, इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा जो इन्वेंट्री काउंट है, इसके लिए इसने क्या किया है सर, इसके लिए इन्होंने सोचा है कि मैं अटेंड करूंगा इन्वेंट्री काउंट, ठीक है। इन्होंने यहां पे लोकेशंस बता दी। फिर इसने कुछ मैटर्स कंसीडर करें इन प्लानिंग द अटेंडेंस। क्या क्या मैटर्स कंसीडर करें, ये सारे मैटर्स कंसीडर करें। तो बताओ कौन से 2 इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो ऊपर वाली लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। तो एक एक करके हम अपनी अल्फाबेटिकल तरीके से चलते हैं और मैटर्स आइडेंटिफाई करते हैं। एल फॉर लोकेशन आ गई, एम फॉर मटीरियलिटी, एन फॉर नेचर ऑफ इन्वेंट्री, ओ से क्या था, कंट्रोल नहीं है तो कंट्रोल पकड़ लो, कंट्रोल इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। कंट्रोल के बाद क्या था, मैंने कहा ओ के बाद आता है पी से आता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, आ गया सर। बट क्या पी से प्रोसीजर है, मैंने कहा नहीं, प्रोसीजर एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिसिंग है, तो ये एक और चीज हमने पकड़ ली। क्यू नहीं था, आर से होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो भी नहीं है, तो चलो वो भी पकड़ लिया। एस से था स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, आ गया। टी से टाइमिंग आ गई, एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है सर। एक्सपर्ट की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि सीए वरुण को इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा खासा पता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप यहां पे क्या करोगे, इन 2 चीजों के बारे में लिखोगे। सबसे पहले आप लिखोगे एडिक्वेट प्रोसीजर्स और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस वाला पॉइंट मिसिंग है। ये हमको देखना इसलिए जरूरी होता है ताकि पता चले इनके काउंट प्रोसीजर कितने इफेक्टिव है। दूसरी चीज, कंट्रोल वाली चीज मिसिंग है, तो कंट्रोल वाली बात लिख देना, कंट्रोल देखना होता है। और इसी का इंपैक्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के साथ जोड़ देना कि अगर कंट्रोल्स अनसेटिस्फैक्टरी होंगे तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल बी हायर। जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, क्या ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर है? क्विकली टेल मी, फिर आगे बढ़ते हैं। डन डनाडन डन डन सर। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद हमने ऐड करना शुरू करा मसाला नंबर 1। मसाला नंबर 1 क्या था, मैंने कहा सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट है 31 मार्च 24। इन्वेंट्री काउंट की डेट क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद हो सकती है? हो सकती है सर, 15 अप्रैल को हो सकती है। यस इट कैन हैपन फॉर प्रैक्टिकल रीजन। अब हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, क्योंकि यहां पे डेट गैप आ गया तो हम ये चाहते हैं जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी एडिशंस और डिलीशंस हुए हैं, दीज आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। तो हम क्या करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंस लेंगे, चेंजेस आर प्रॉपर्ली एडजस्टेड इन द इन्वेंटरी रिकॉर्ड। अब जब आप प्रोसीजर कर रहे हो तो 3 मैटर्स कंसीडर कर लेना। क्या? आर का क्या मतलब था, जो भी रिकॉर्ड्स है दीज आर प्रॉपर्ली एडजस्टेड। दूसरे आर का मतलब था
ये जो रिकॉर्ड्स है ना, ये आर फॉर रिलायबल है, एंड लास्ट आर का मतलब था रीजंस फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल काउंट एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। ये आपने तीन चीजें कंसिडर करनी है। तो यही बात आपके यहां पे दे रखी है, एक बार आ जाओ फटाफट बुक से रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या कहता है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एट अ डेट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। इन एडिशन टू द अबव प्रोसीजर, आपको करने पड़ेंगे प्रोसीजर्स टू गेट एविडेंस वेदर द चेंजेस इन इन्वेंट्री प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। बट याद रहे, जब आप ये प्रोसीजर्स कर रहे हो तो आपको कुछ मैटर्स कंसिडर करने हैं। आर आर आर, पहला आर रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली एडजस्टेड, दूसरा आर रिलायबिलिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स, तीसरा आर रीजंस फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल काउंट एंड परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। डील डन? डन सर। आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया, बट जिस दिन आएगा मैं चाहता हूं आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आओ, ठीक है? 5 स्टार क्वेश्चन। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट। सर क्या ऑडिटर भी किसी और दिन आ सकता है? आ सकता है। सो इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑन द काउंटिंग डेट ऑफ द मैनेजमेंट, तो वो क्या करेगा? कोई दिक्कत नहीं है, ऑल्टरनेट डेट पे आ जाओ। और जो भी इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन्स है, सर इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन्स का क्या मतलब है? तो सपोज मैनेजमेंट ने काउंट किया 31 मार्च को, ऑडिटर आया 8 अप्रैल को, तो इसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हैं टाइम गैप में, इसको वो चेक करके चलेगा। तो यही बात आपके नोट्स में दे रखी है, जो भी इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन है उस पर प्रोसीजर कर लेना। तो ये तो मरियल सा पॉइंट है, हो गया। अब आता है सर अगला पॉइंट, अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल। अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल, तो सर अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल में क्या था? सबसे पहले इंट्रो दे देना कि कुछ केसेस में अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल हो सकते ड्यू टू नेचर एंड लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्होंने भी एग्जांपल ऐसा दिया, लोकेशन ऐसी है कि जिससे ऑडिटर को थ्रेट आता है। बट अगर गोली बोलता है जेठा अंकल बहुत गर्मी है, जाना मुश्किल है, रिक्शा नहीं मिलेगा, चल के जाना है, तो जो इसको ये जनरल इनकन्वीनियंस हो रही है, क्या ये इम्प्रैक्टिकेबल है या इसका आलसीपना है? सर ये इसका आलसीपना है, इसको इम्प्रैक्टिकेबल नहीं कहते। तो सेकेंड पॉइंट यही कहता है, परसुएसिव एविडेंस इज अ मस्ट। मैटर ऑफ जनरल इनकन्वीनियंस इज नॉट सफिशिएंट टू से इम्प्रैक्टिकेबल। अब जनरल इनकन्वीनियंस को थोड़ा इलेबोरेट और कर देना, मतलब आप बोलोगे मैटर ऑफ डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर, जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और सेटल फॉर लेस देन परसुएसिव एविडेंस, यानी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस तो लेना ही पड़ेगा। अब सर अगर एक्चुअल में इनकन्वीनियंट है, एक्चुअल में इम्प्रैक्टिकेबल है, तो क्या हम गिव अप करेंगे? नहीं, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। सारे बच्चे बताओ ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर क्या था? हाँ, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो बताओ ना। प्रायर परचेज सब्सिक्वेंट सेल, यानी हम सब्सिक्वेंट सेल देखेंगे किसकी? जो भी परचेजेस हुई हैं प्रायर टू द इन्वेंट्री काउंट डेट। सो वी विल सी द सब्सिक्वेंट सेल्स ऑफ द परचेजेस प्रायर टू द इन्वेंट्री काउंट डेट। अगर इससे भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहा और एरिया मटेरियल है, तो मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर ऐसे 705। तो यही पॉइंट यहां पे लिख रखे हैं, परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर, यानी इंस्पेक्ट द सब्सिक्वेंट सेल्स ऑफ इन्वेंट्री परचेज्ड प्रायर टू द इन्वेंट्री काउंट डेट, प्लस इससे भी अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ना मिले, मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर ऐसे 705। इज द मसाला नंबर 3 क्लियर? जल्दी से बताओ, क्या पूरा का पूरा मसाला नंबर 3 क्लियर है? क्लियर है सर। अब आ जाते हैं लास्ट मसाला, मसाला नंबर 4, इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी। मुझे बताओ रसगुल्ले कहां थे? सर रसगुल्ले थे हमारे अय्यर भाई के पास, रसगुल्ले थे अय्यर भाई के पास, यानी अय्यर प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसा हो सकता है कि एंटिटी की इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास रखी हो सकता है सर। अब मुझे कैसे पता चलेगा? है तो जब भी किसी केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए, चाहे वो डेटर से इंफॉर्मेशन लेनी हो, क्रेडिटर से इंफॉर्मेशन लेनी हो, या इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, सबसे बेसिक प्रोसीजर है कंफर्मेशन। आप यहां पे कंफर्मेशन ले सकते हो। तो पहला पार्ट कहता है रिक्वेस्ट द कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है सर, बट अगर आपको लगता है कि जो अय्यर है ना, ये बबीता जी के साथ मिला हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमको झूठ बोल सकता है, तो फिर आपको इंस्पेक्शन और अदर प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे एज पर द सर्कमस्टेंसेस। इसमें आपके पास 4 प्रोसीजर हैं, बताओ क्या? या तो चले जाओ या मंगवा लो। कम ऑन, या तो चले जाओ या मंगवा लो। अगर दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है तो बेसिक काम कर लेना, और अगर बेसिक काम भी पॉसिबल नहीं है तो लौट के बुद्धू घर को आए। कुछ समझ नहीं आया सर? वापस चले जाओ मतलब या तो खुद अटेंड कर लो या किसी और ऑडिटर को भेज दो इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने के लिए। ठीक है सर, बट अगर दोनों ही नहीं जा सकते तो उनसे मंगा लो। सर उनसे मंगा लो मतलब ऑब्टेन अनदर ऑडिटर्स रिपोर्ट और सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट अबाउट द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ थर्ड पार्टी। तो ये सर्विस ऑडिटर कौन होता है? जो थर्ड पार्टी के इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में आपको बता सकता है कि ये ठीक से इन्वेंट्री काउंट करते हैं या नहीं।
2 पॉइंट हो गए, या तो खुद चले जाओ या मंगवा लो। तीसरा पॉइंट कहता है अगर आ जा नहीं सकते तो क्या करेंगे? सर जब भी हम मंदिर में जाते हैं, जूता घर में जूते रखाते तो उसका भी हमको टोकन मिलता है। हाँ, तो ये तो इन्वेंट्री है, इसका भी टोकन मिला होगा। तो इंस्पेक्ट कर लेना डॉक्यूमेंटेशन, एग्जांपल वेयर हाउस रिसीट, और लास्ट में जब ये तीनों पॉइंट से भी काम ना हो रहा हो तो वही है कंफर्मेशन ले लेना इफ इन्वेंट्री इज प्लेज्ड एज कोलेटरल। तो अगर किसी वर्किंग कैपिटल लोन के लिए आपने इन्वेंट्री एज अ कोलेटरल रखाई है तो उसका आप कंफर्मेशन ले सकते हो। तो लास्ट बार एक बार फटाफट मुझे चारों पॉइंट्स रिकॉल करा दो। थर्ड पार्टी के केस में लेंगे कंफर्मेशन, उसके बाद मैंने कहा था इंस्पेक्शन और अदर प्रोसीजर एज पर द सर्कमस्टेंसेस। पहला, चले जाओ, अटेंड और सेंड समवन एल्स टू डू द इन्वेंट्री काउंट या ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट क्या था? जा नहीं सकते तो मंगा लो, obtain another auditor's report or service auditor's report about the internal controls of third party related to inventory count. थर्ड केस, आ जा नहीं सकते तो डॉक्यूमेंटेशन इंस्पेक्ट कर लेंगे, दैट इज वेयर हाउस रिसीट। एंड फोर्थ केस क्या था? लौट के बुद्धू घर को आए। सर लौट के बुद्धू घर को आए यानी वही केस जो पहला था, कंफर्मेशन ले लो अगर इन्वेंट्री प्लेज्ड है एज अ कोलेटरल। इसके ऊपर अगर आप देखो आईसीएआई ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है। सर कौन सा क्वेश्चन? आरटीपी सितंबर 24। ये कहता है कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो कुछ बिजनेस एंटिटीज के पास रखी है और वो मटेरियल है। तो मुझे बताओ आप एविडेंस कैसे लोगे अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री लाइंग विद द बिजनेस एंटिटी? तो जो पॉइंट्स कवर कराए वही के वही सेम टू सेम यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। डील डन सर। यहां आपका इन्वेंट्री वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स पे लिखो रेडी फॉर लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। रेडी सर। अब आ जाओ लिटिगेशंस एंड क्लेम्स की बात करते हैं। सर हम लिटिगेशंस एंड क्लेम्स की बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबू इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंपैक्ट आता है, या तो प्रोविजन बनेगा या कंटिजेंट लायबिलिटी। तो कंप्लीटली लिटिगेशंस एंड क्लेम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर। तो मुझे बताओ आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हमको सपना तो आएगा नहीं कि लिटिगेशन एंड क्लेम क्या है। हाँ सर, तो पूछ लो। यू कैन डू द इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, और इन्हीं के साथ एक बंदा बैठा है इन हाउस लीगल काउंसिल जो कंपनी का एम्प्लॉय है जिसको लीगल की नॉलेज है। ठीक है सर। अब मान लो इन दोनों से बात करके हम बोर हो गए तो क्या करेंगे? चटपटी बातें पढ़ेंगे। सर चटपटी बातें कहां लिखी है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर किसी कंपनी पे भारी भरकम केस चल रहा होगा तो जो कंपनी का चेयरमैन है, सीईओ है, बड़े बड़े लोग हैं, ये चैन से बैठ पाएंगे? नहीं, ये पक्का इसके बारे में मीटिंग्स में डिस्कस करेंगे, मजा आएगा, चटपटी बातें पढ़ने को मिलेंगी। और बताओ सर, ये तो इन हाउस लीगल काउंसिल था, हो सकता है कंपनी के पास एक्सटर्नल लीगल काउंसिल भी हो। हाँ, तो जो एंटिटी और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में डिस्कशंस हुई है अबाउट द केसेस, वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। ठीक है सर। एंड लास्ट में बेसिक चीज मत भूल जाना, जो एंटिटी का लीगल एक्सपेंस अकाउंट है उसको रिव्यू कर लेना। तो 3 चीजें क्या हो गई? इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, उसके साथ कौन बैठे? इन हाउस लीगल काउंसिल। जब इनसे बात करके बोर हो गए तो चटपटी बातें कहां है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। एंड लास्ट में लीगल एक्सपेंस अकाउंट को रिव्यू करेंगे। अब ये सब करते वक्त अगर आपको लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इफ यू फील देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और बाकी लिटिगेशन क्लेम्स हो सकते हैं जो मैनेजमेंट आपसे छुपा रही है, तो ऐसे केस में यू विल डू डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। अब सर ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैसे होती है? बड़ा सिंपल है, थ्रू अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो हो सकता है लॉ रेगुलेशन उसको प्रोहिबिट करे आपसे रिप्लाई करने में, तो कोई बात नहीं, हम ऑल्टरनेट प्रोसीजर करेंगे। बट अगर आप ये चीज कर पा रहे हो और यहां पे कुछ कंडीशन अटैच्ड है, कंडीशन क्या अटैच्ड है? वो कहता है मैं जनरल इंक्वायरी लेटर का जवाब नहीं दूंगा, स्पेसिफिक का दूंगा। अब जनरल और स्पेसिफिक में क्या फर्क है? जनरल का मतलब है आपने उसको बोला जितने भी केसेस के बारे में पता है बता दे, जितने भी केसेस के बारे में पता है बता दे। स्पेसिफिक कहता है जो जो केस मैं तेरे को बताऊंगा उसके बारे में बता दे, जो जो केस मैं तेरे को बताऊंगा उसके बारे में बता दे। तो यही बातें स्पेसिफिक इंक्वायरी में आती है। यू विल गिव अ लिस्ट ऑफ द लिटिगेशन एंड क्लेम। इस लिस्ट के साथ बस ये भी बता देना मैनेजमेंट ने क्या असेस करा है, हम हारेंगे या जीतेंगे, यानी द आउटकम, और अगर हार गए तो उसके क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होंगे, आप लिख के बताना। अब सामने वाले से पूछना जो मैंने मैनेजमेंट का असेसमेंट बताया है क्या वो रीजनेबल है, प्लस अगर तेरे को लगता है मेरी लिस्ट में कुछ रह गया है, इफ यू फील आई हैव लेफ्ट आउट समथिंग, वो भी मुझे प्रोवाइड कर दे। यानी प्रोवाइड फर्दर इंफॉर्मेशन इफ यू फील द लिस्ट इज कंप्लीट और इनकरेक्ट। क्या बढ़िया 3 बातें हैं ना सर? आ जाओ जल्दी से एक बार फटाफट रिवाइज कराओ। रिवीजन के अंदर रिवीजन, स्पेसिफिक इंक्वायरी में क्या होता है? मैं स्पेसिफिक लिटिगेशंस एंड क्लेम्स लिख के देता हूं, साथ साथ ये भी बताता हूं मैनेजमेंट इसका आउटकम क्या सोचती है, और अगर आउटकम में हार है तो उसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या होंगी।
अब सामने वाले से रिक्वेस्ट करो, सुनो ना कि ये जो मैंने मैनेजमेंट का असेसमेंट बताया क्या ये रीजनेबल है, और अगर मेरी लिस्ट में कुछ छूट गया है तो वो फर्दर इंफॉर्मेशन भी दे दे। क्या है, तीनों पॉइंट्स क्लियर है? क्लियर है सर, ये तीनों के तीनों प्यारे प्यारे पॉइंट्स हमको क्लियर है। अब इसके बाद सर एक बात समझना, अगर मैनेजमेंट ने आपको लेटर ही नहीं भेजने दिया, या तो लेटर भेजने दिया और सामने वाले ने आपको रिप्लाई नहीं किया, जैसे वो नहीं करती, तो सर ऐसे केस में क्या करेंगे? मैंने कहा ऑल्टरनेट प्रोसीजर करेंगे। बट सर ऑल्टरनेट प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिल रहा, तो सिंपल सी बात है, मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर ऐसे 705। फिर आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर सकते हो एज पर ऐसे 705। तो इसी के ऊपर हमने May 24 का क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 1 इज डायरेक्ट, ये इजीली आप कर लोगे। फटाफट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे इन्होंने क्या क्या पूछा था, सारे बच्चे एक बार फटाफट और रिवाइज करते हैं। CAZ इज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ऑडिट, इसको लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, लिटिगेशन है, क्लेम्स ने। CAZ कन्विंस नहीं है कि मैनेजमेंट ने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है, प्लस उसको लगता है कि जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है जनरल इंक्वायरी का जवाब नहीं देगा। तो जनरल इंक्वायरी का जवाब नहीं देगा तो कोई नहीं, हम स्पेसिफिक इंक्वायरी करते हैं। तो मुझे बताओ स्पेसिफिक इंक्वायरी में क्या क्या आएगा? सर वही 3 चीजें जो आपने बताई, लिस्ट, मैनेजमेंट का आउटकम, उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, एंड आखिरी में उसको बोलेंगे कंफर्म कर रीजनेबलनेस, प्लस अगर लगता है हमारी लिस्ट में कोई भी गड़बड़ है तो फर्दर इंफॉर्मेशन दे दे। डील डन? डील डन सर। अगला पॉइंट कहता है कुछ केसेस में ऑडिटर को लगता है वो मिल ले किससे? लीगल काउंसिल से। सो व्हाट वुड बी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है टू कम्युनिकेट और मीट विद द लीगल काउंसिल? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है तो हम क्या करेंगे? सर ऐसे केस में हम ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स करेंगे। अब ऑल्टरनेट प्रोसीजर से या तो एविडेंस मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। अगर तो एविडेंस मिल गया, वेरी वेरी गुड। अगर एविडेंस नहीं मिला तो मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर ऐसे 705, 705 के हिसाब से ओपिनियन मॉडिफाई करो, यही बात यहां लिख रखी है। अगर आपको एविडेंस नहीं मिलता बाय परफॉर्मिंग ऑल्टरनेट प्रोसीजर तो मॉडिफाई द ओपिनियन, बट अगर लगता है ऑल्टरनेट प्रोसीजर कर पा रहे हो तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ लीगल काउंसिल। ये कहता है कई बार आपको मन करे लीगल काउंसिल से मिलने का, क्यों? ताकि आप लिटिगेशंस एंड क्लेम्स का आउटकम डिस्कस करो कि मैं कंपनी जीतेगी हारेगी तो उसके क्या इंप्लीकेशन होंगे। तो कौन कौन से केसेस में मिल सकते हैं? जब भी आपको लगता है मैनेजमेंट और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में डिसएग्रीमेंट है। मैनेजमेंट कह रही है हम तो जीतेंगे, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल कहता है ये लोग हारेंगे, तो मेरे मन में चुल मच सकती है कि मैं जाऊं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिलूं और पूछूं क्यों तुमको ऐसा लगता है ये लोग हारेंगे? हाँ सर। तो अगर दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट है तो मेरे को तो बड़ा मजा आएगा, मैं पूछूंगा क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है एरिया सिग्निफिकेंट रिस्क का है, सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब एक ऐसी पेनल्टी है जिसका वाइड रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी है। हम पढ़ते हैं ना सिग्निफिकेंट रिस्क के एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स फ्रॉड, कॉम्प्लेक्सिटी, फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अनयूजुअल नेचर, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी। यस सर। तो मैंने कहा डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है क्योंकि वाइड रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी है। तो जब एंटिटी पे पेनल्टी 500 से लेके 5 लाख तक लग सकती है तो मैं पर्सनली मिलूंगा और पूछूंगा तुमने कैसे असेस किया कि कितनी पेनल्टी लगेगी? तो इट इज अ एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। एंड लास्ट में कहता है मैटर इज कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपको मैटर समझ में नहीं आ रहा तो आप मिलके समझने की कोशिश कर सकते हो। तो मैंने कहा 3 पॉइंट्स याद रखना, डिसएग्रीमेंट, सिग्निफिकेंट रिस्क और कॉम्प्लेक्स। कैसे याद रहेंगे? मैंने कहा ये लोग दोनों मिलेंगे डिस्को में। तो डिस्को का मतलब ये है जब भी डिसएग्रीमेंट है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड ELC, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, या फिर इट इज अ एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क और इफ यू फील द मैटर इज कॉम्प्लेक्स। तो यहां आपका जो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला Q2 क्वेश्चन है कि कौन से सर्कमस्टेंसेज में ELC से मिलना है, तो वो आपको पता चल गए। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से अकेले में मिल सकता हूं? नहीं सर, आप अकेले में नहीं मिल सकते। सबसे पहले आपको मैनेजमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, प्लस मैनेजमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव साथ में खड़ा रहेगा। तो ये बेसिक पॉइंट ध्यान रखना, मैनेजमेंट की परमिशन लेना और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैनेजमेंट शुड बी इन अटेंडेंस। अब सर हम रिवीजन में कवर करेंगे सेगमेंट इंफॉर्मेशन। हम कहीं ना कहीं अब सेगमेंट इंफॉर्मेशन कवर करेंगे। अब सेगमेंट इंफॉर्मेशन में हमको बस एक चीज देखनी है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर शुड बी एज पर एप्लीकेबल FRF। एप्लीकेबल FRF यानी इंटर में जो आप AS 17 पढ़ते हो वो सेगमेंट की बात करता है, फाइनल में जो आप इंड AS 108 पढ़ते हो वो भी सेगमेंट की बात करता है। तो बेसिकली जो भी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर है वो एज पर एप्लीकेबल FRF होना चाहिए। अब सर सेगमेंट रिपोर्ट क्या दिखती है, कैसे दिखती है? आज हमने क्लास में सीखा कि जो सेगमेंट है ना वो किसी भी कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का बताती है कि उस प्रोडक्ट और सर्विसेज से हमने कितना रेवेन्यू कमाया, उस प्रोडक्ट और सर्विस में कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। सो दैट एज अ इन्वेस्टर अगर मैं उस कंपनी में पैसा लगा रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर कंपनी टोटल में
70,000 का रेवेन्यू कर रही है, तो 70 में से 30,000 तो उसका सिगरेट बेचने से आ रहा है, ठीक है। तो जो लोग टेंशन ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं आईटीसी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिमेंबर, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो याद रखना। तो मैंने कहा ये हमने एकदम बेसिक बात सेगमेंट रिपोर्ट में पढ़ी। तो सर ये बनाना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। तो हमारे ऑडिट प्रोसीजर भी क्या होंगे? जो मैनेजमेंट के मेथड्स हैं ऑफ प्रिपेयरिंग द सेगमेंट इंफॉर्मेशन, हम उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। फिर हम देखेंगे क्या इनके जो मेथड्स हैं उससे जो डिस्क्लोजर हो रहा है वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है कि नहीं। वैसे तो होता नहीं है, बट फिर भी बुक में लिखा है तो ध्यान रखना, इफ रिक्वायर्ड वी कैन ऑल्सो टेस्ट सच मेथड्स। क्या ये बेसिक पॉइंट क्लियर है? क्लियर है सर। अब सबसे देसी तरीका क्या हो सकता है ये देखने का कि सेगमेंट इंफॉर्मेशन ठीक से बनी है कि नहीं? पिछले साल से देख लो, क्या पिछले साल भी ऐसी बनी थी? पिछले साल से देखना मतलब आप बेसिकली एनालाइज कर रहे हो कंपैरिजन विद द प्रायर पीरियड। तो ये कहते हैं यू कैन परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स और अदर एप्रोप्रिएट प्रोसीजर एज पर द सर्कमस्टेंसेस। तो दो चीजें ध्यान रखना, मैनेजमेंट के मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, क्या उनसे जो डिस्क्लोजर निकलता है वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है। इफ रिक्वायर्ड यू कैन ऑल्सो टेस्ट सच मेथड्स। एंड आखिरी में देसी तरीका ये है, कंपेयर कर लो विद द प्रायर पीरियड, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? क्लियर है सर। अब मुझे एक बात बताना, आप अपना ऑडिट ओपिनियन किस पे देते हो? क्या आप अपना ओपिनियन ऐसे देते हो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ये ओपिनियन है, सेगमेंट इंफॉर्मेशन पे ये ओपिनियन है? मैंने कहा नहीं, हम अपना ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे देते हैं, हम सिर्फ सेगमेंट इंफॉर्मेशन पे अलग से कोई भी ओपिनियन नहीं देते। तो यही सेम टू सेम बात आपकी किताब में भी लिखी हुई है सर। क्या? Auditor is not required to perform the audit procedure necessary to express the opinion on segment information on a standalone basis। यानी हम अलग से इस पे कोई ओपिनियन नहीं देंगे, हम अपना ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे देंगे। देन हमने एकदम चुन्नू मुन्नू वाला टॉपिक कवर किया। सर क्या? ये कहता है कि जब आप मैनेजमेंट के मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे ये देखने के लिए कि क्या उससे डिस्क्लोजर होगा इस पर एप्लीकेबल एफआरएफ, तो आप क्या क्या मैटर्स कंसीडर करोगे। तो जो चार कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका था वही यहां पे लिखे हैं कि जो भी सेल्स होंगी, ट्रांसफर होंगी, चार्जेस होंगे बिटवीन द सेगमेंट, उनको एलिमिनेट करो। ठीक है सर। उसके बाद देखो इनकी परफॉर्मेंस कैसी है कंपैरिजन विद द बजट्स एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी आप सेगमेंट वाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देख सकते हो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। प्लस हमने ये देखा सेगमेंट्स में एसेट्स भी एलोकेट होते हैं, कॉस्ट भी एलोकेट होती है, और जरूरत पड़ी तो हम इनके डिस्क्लोजर की कंसिस्टेंसी देख लेंगे विद द प्रायर पीरियड। बट सर अगर इनकंसिस्टेंसी है तो उस चीज को लेके भी डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो मैंने कहा बस इन चार बातों को आप कनेक्ट कर लो। सर कनेक्ट कैसे करना है? सबसे पहले देखो एसटीसी बिटवीन द सेगमेंट। एसटीसी मतलब सेल्स, ट्रांसफर, चार्जेस, और उनको एलिमिनेट कर दो। ठीक है सर। अब देखो एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कंपैरिजन विद द बजट्स और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग मार्जिन। सर जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको एसेट्स मिलेंगे और जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको कॉस्ट भी मिलेगी। ओह माय गॉड, एलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। अब सर लास्ट पॉइंट इज सेम एज अबव। लास्ट पॉइंट इज सेम एज अबव मतलब इसमें लास्ट पॉइंट क्या था? एनालिटिकल प्रोसीजर करना, मतलब एनालिसिस करना पिछले साल के कंपैरिजन में। तो वही चीज आपने देखनी है, कंसिस्टेंसी विद द प्रायर पीरियड। अगर लगता है इनकंसिस्टेंसी तो उसका भी डिस्क्लोजर होना चाहिए। इसको लेके आपके क्वेश्चन बैंक में दो क्वेश्चन यहां पे दे रखे हैं सर। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कंपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। ओए होए, इसमें हेयर केयर सेगमेंट है, स्किन केयर सेगमेंट है, किड्स ब्यूटी सेगमेंट है। आपको सेगमेंट इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देखना है, तो बताओ क्या ऑडिट प्रोसीजर होंगे? वही दो सेम प्रोसीजर जो अभी कवर कराए। अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट मेथड्स, एनालिटिकल प्रोसीजर। अब सर जब आप इनकी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो तो कौन से एग्जांपल ऑफ मैटर्स कंसीडर करोगे? तो जो 4 एग्जांपल बताए, एसटीसी उसकी एलिमिनेशन। फिर देखो एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है कंपैरिजन विद द बजट्स एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको एसेट्स भी मिलेंगे और कॉस्ट भी मिलेगी। और आखिरी पॉइंट इज सेम एज अबव, यानी कंसिस्टेंसी विद द प्रायर पीरियड। तो यहां आपका पूरा का पूरा ऐसे 501 गेट्स डन डना डन डन। अब शुभम सर ने कहा था कि सर हमको एक बढ़िया वाला गिफ्ट देंगे, तो आ जाओ मैं आपको बढ़िया वाला गिफ्ट देता हूं। दिस इज योर एसए 501 की क्विक समरी रिवीजन के अंदर रिवीजन। आ जाओ सारे बच्चे मेरे साथ रिवाइज करते हुए चलना एकदम फ्लो में। ऑडिट एविडेंस एससी फॉर एसआई, स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम। अब सर सेलेक्टेड आइटम क्या थे? इन्वेंट्री, लिटिगेशन क्लेम, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। इसमें इन्वेंट्री की स्पेसिफिक कंसीडरेशन क्या थी? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। अब सर इन्वेंट्री वाला पार्ट पहले कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये ऐसे तभी एप्लीकेबल होगा जब इन्वेंट्री इज मटेरियल। बेसिक प्रोसीजर क्या था? गोली क्या करने गया? अटेंडेंस लगाने गया एट द इन्वेंट्री काउंट, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। ठीक है सर। तो सबसे पहले उसने कैबिन में बैठ के 2 प्रोसीजर क्या किए थे? मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को इवैल्यूएट किया, ऑब्जर्व किया सब अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। जैसे जेठा अंकल का कॉल आया
बाहर जाके उसने क्या किया, इंस्पेक्ट करी इन्वेंट्री, टेस्ट चेक करी, और आखिरी में उसने इवेल्युएट किया क्या फाइनल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड और नॉट। अब सर इसमें हमने ऐड किया एसके मसाला। एसके मसाला, मसाला नंबर 1, जो इन्वेंट्री की काउंट डेट है इट इज अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर हम क्या करेंगे ऐसे केस में, हम ऑडिट प्रोसीजर करेंगे ताकि ऑडिट एविडेंस मिले कि जो भी चेंजेस हैं बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दीज आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। अब जब आप ये ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हो तो 3 मैटर्स कंसीडर करना, RRR, सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, RRR, records are properly adjusted, reliability of records and reasons for significant differences between the physical count and records। मसाला नंबर 2, क्या ऑडिटर खुद किसी ऑल्टरनेट डेट पे आ सकते हैं? हाँ। अब यहां पे भी क्योंकि डेट गैप हो जाएगा तो जो भी बीच की ट्रांजैक्शन है बिटवीन द काउंट एंड ऑडिटर की एंट्री, इन ट्रांजैक्शंस को आप चेक करके चलोगे। मसाला नंबर 3, इट वॉज इम्प्रैक्टिकेबल। सर इम्प्रैक्टिकेबल क्यों? ड्यू टू द नेचर एंड लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री। अब सर एक बात बताओ, अगर गोली कहता है हाई गर्मी तो क्या ये इम्प्रैक्टिकेबल है? नहीं। मैटर ऑफ जनरल इनकन्वीनियंस दैट इज DTC। सर DTC का क्या मतलब था? जल्दी से सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएं। व्हाट डू यू मीन बाय DTC? डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट। ये इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है, आपको जो ऑडिट प्रोसीजर करना है वो करना पड़ेगा, परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। अब सर एक्चुअल में इम्प्रैक्टिकेबल है तो ऑल्टरनेट प्रोसीजर करो, प्रायर परचेज, सब्सिक्वेंट सेल्स, इसके डॉक्यूमेंट्स देख लेना, ठीक है सर। फिर भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ना मिले तो मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर SA 705। अब सर मसाला नंबर 4, अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी है यानी अय्यर, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? कंफर्मेशन लेंगे। अगर लगता है अय्यर बबीता जी के साथ मिला हुआ है तो अटेंड करो या किसी और को भेज दो इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने के लिए। जा नहीं सकते तो मंगवा लो यानी गेट अनदर ऑडिटर्स रिपोर्ट। ना जा सकते हो ना मंगवा सकते हो तो बेसिक चीज है डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, कोई रिसीट वगैरह होगी, और लास्ट में लौट के बुद्धू घर को आए, अगेन टेकिंग द कंफर्मेशन। सर इन्वेंट्री हो गया, अब लिटिगेशंस एंड क्लेम्स की बात करते हैं। इसकी हमें देखनी है कंप्लीटनेस। कैसे कंप्लीटनेस मिलेगी? सबसे पहले इंक्वायरी करेंगे 2 बुद्धू लोगों से, मैनेजमेंट और उसके साथ बैठा है इन हाउस लीगल काउंसिल। इन दोनों से बात करके बोर हो गए तो चटपटी बातें कहां लिखी हैं? मिनट्स ऑफ द मीटिंग, प्लस जो भी चैट्स हुई हैं, कॉरेस्पेंडेंस हुई है विद द एंटिटी एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, उसको भी देख लेना। ये सब चीजें करने के बाद बेसिक चीज मत भूल जाना, लीगल एक्सपेंस अकाउंट। अब सर ये सब करके मुझे लगा रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है या फिर अदर लिटिगेशंस एंड क्लेम्स हो सकते हैं, तो मैंने क्या करा? डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। अब सर अगर ये प्रोहिबिटेड है तो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, बट अगर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल कहता है मैं लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी का जवाब नहीं दूंगा तो हम भेजेंगे लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी। स्पेसिफिक इंक्वायरी मतलब हम एक लिस्ट दे देंगे ऑफ द लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, उसमें मैनेजमेंट की असेसमेंट बता देंगे कि आउटकम क्या होगा, एंटिटी हारेगी या जीतेगी, और अगर हारेगी तो उसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस का एस्टीमेट। फिर सामने वाले बंदे को बोलेंगे कि कंफर्म कर कि जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट करी है क्या वो रीजनेबल है, एंड अगर तेरे को लगता है ये जो लिस्ट है ये इनकम्प्लीट है या फिर इसमें कुछ एरर है तो हमको मोर इंफॉर्मेशन दे दे। क्या ये लॉजिकल 3 पॉइंट्स क्लियर है? क्लियर है सर। क्या हम एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिल सकते हैं? हाँ सर। डिस्को में, डिस्को का क्या मतलब था? जब भी कोई डिसएग्रीमेंट होगा बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल तो आप उससे मिल सकते हो। जब भी लगता है ये एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क है आप उससे मिल सकते हो। अगर आपको लगता है कि जिस मैटर के साथ आप डील कर रहे हो दिस मैटर इज वेरी कॉम्प्लेक्स तो आप उससे मिल सकते हो। बट सर एक बात बताना, ये जो भी हम उससे मिलेंगे याद रहे हम मैनेजमेंट की परमिशन से मिलेंगे, प्लस मैनेजमेंट का एक बंदा वहां पे प्रेजेंट होगा। अगर मैनेजमेंट अलाउ नहीं करती, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल रिस्पॉन्ड नहीं करता तो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। अगर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ना मिले तो मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर SA 705। अब लास्ट पॉइंट, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। इसकी हमको देखनी है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सो अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट का मेथड। मैनेजमेंट के मेथड से जो भी डिस्क्लोजर है एज पर एप्लीकेबल FRF होना चाहिए। फिर हमारा देसी तरीका था एनालिटिकल और अदर प्रोसीजर। अब सर जब आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो तो कौन से मैटर्स को कंसीडर करोगे? तो 4 मैटर्स शुभम सर ने बताए थे, सेल, ट्रांसफर चार्जेस बिटवीन द सेगमेंट्स एंड एलिमिनेशन। प्लस इसके बाद आपको रियलिटी पता चलेगी तो कंपेयर कर लेना विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और बजट्स। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको एक अच्छी चीज एक बुरी चीज, एसेट्स भी मिलेंगे कॉस्ट भी मिलेंगे, और आखिरी में वही देसी तरीका प्रायर पीरियड से कंसिस्टेंसी। प्रायर पीरियड से कंसिस्टेंसी। अब अगर कोई बोले सर क्या चीजें कंसाइज कैसे होती हैं, तो उसको ये रिवीजन दिखा देना और बोल देना जब इंसान हार्डवर्क करता है ना तो फिर स्मार्ट वर्क की जगह भी बन जाती है। सो आई रियली होप यू एंजॉयड दिस रिवीजन। पूरा का पूरा SA 501 अब आपके टिप्स पे आ चुका है।
सो बस अब क्या करेंगे सर, अब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। एकदम अच्छे से इसको रिवाइज आपने कर लिया, क्वेश्चंस आपने मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिए। नाउ यू आर रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऐसे। सो मिलते हैं आपसे अगले रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए हम है राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। कीप गोइंग ऑल ऑफ यू। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो डू लाइक, एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।